हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए सभी लोग और टेस्ट लगाने के लिए एप्लीकेशन वाले आ जाइए अभ्यर्थी, और जो टेलीग्राम से जुड़े हैं वो भी आ जाइए। ठीक, यानी हम आज देखेंगे टेस्ट जो भी चल रहा है उसे ध्यान से। ठीक, चलो 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 चलो, आवाज आ रहा है सही से? एकदम एकदम स्वागत है आपका। एमडी इरशाद, सब लोग का स्वागत है। टेलीग्राम वाले जल्दी से आ जाइए। अंकुर पासवान, एनके सिंह, नीरज सिंह, आदिल पाल, एमडी इरशाद, गौतम, आनंद सागर पांडे जी, सभी लोग का स्वागत है। माई लाइफ वर्दी सुमन, और इसमें भी कुमार दीपक, एकदम प्रणाम प्रणाम। अमन कुमार, अभी लगाने ही शुरू मत कर दो क्वेश्चन। चलो सब लोग आ जाओ। आदिल पाल, सुहानी राय, काजल, रवि कुमार, सिंपल, अभिलाषा, स्नेहा तिवारी, नीरज ऑफिशियल, के विकास पांडे जी, रवि कुमार। देखो, ये सेशन नया शुरुआत है। जैसे कि डेली टेस्ट एक मिलता ही है आपको, साइंस को टेस्ट मिलेगा, डेली एक जीके का मिक्स टेस्ट मिलेगा, और डेली आप देखोगे कि एक टेस्ट और इंक्लूड करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज। यानी डेली आपको 50 या 100 क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट मिलेंगे। 50 ही क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि उतना भी मत पढ़ लो जितना पचा ही नहीं सकते हो। यानी कि डेली सब्जेक्ट वाइज 50-50 क्वेश्चन का भी टेस्ट मिलेंगे। यानी वो अगली बार मे बी 1 से 2 दिन में वो भी इंक्लूड हो जाएगा। कल ही हो जाए, मे बी कल ही इंक्लूड हम कर दें आपको। चलो चलो चलो, सर मैथ के क्लास बंद करवा दीजिए। 1 दिन होता है और 10 दिन मैथ क्लास मैथ ही जैसा होगा ना। मैथ के क्लास आपको 10 चैप्टर पढ़ना है तो 10 दिन में एक बार, क्या दिक्कत है? मैथ के क्लास मैथ ही जैसा ना होगा। चलो चलो, सभी लोग आ चुके हो। और निर्भय, अमन, आरती कुमारी, रवि उराव, राजेश रॉय, सब लोग आ चुके हो। जूम मीटिंग, ये समीर बोल रहे हैं कि जूम मीटिंग जरूरी है एक। अरे जूम मीटिंग कर करके कहाँ जाना है ये पहले बताओ बुआ। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी, एकदम नमस्कार। चलो, ईमानदारी पूर्वक कॉपी कलम खोल लो, ईमानदारी पूर्वक लगाना है क्वेश्चन। यानी डेली 50 क्वेश्चन मिलेगा। यानी कि लगभग आपको, ये मैं कोशिश करूंगा ये जो सेट है जीके का, ये आपके एग्जाम तक अच्छा खासा सेट उपलब्ध हो। यानी कि लगभग 50 सेट ये आपको उपलब्ध करा दे। 50 क्वेश्चन का मिक्स सिर्फ जीके होगा, साइंस एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं होगा, क्योंकि साइंस का एक अलग से चल रहा है और आपको सभी क्वेश्चन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, चलो शुरुआत करते हैं। और एप्लीकेशन वाले भी सभी लोग शुरुआत करते हैं। हाँ, स्टार्ट किया जाए एकदम। दीपक कुमार और सभी लोग का स्टार्ट किया जाए, यहां से स्टार्ट हम करते हैं। ठीक, और ध्यान पूर्वक, कोई चीटिंग चोरी नहीं, और सब लोग बढ़िया से क्वेश्चन लगाएंगे, सब लोग बढ़िया से क्वेश्चन लगाएंगे, इस बात को भली भांति याद रखिएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर यानी कि अपने कॉपी में लगाइएगा, लास्ट में स्कोर बताइएगा। टू द एग्जाम की तरह आपको फीलिंग आना चाहिए कि कोई इधर उधर झांक झुक नहीं होना चाहिए। ठीक, पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी, सबसे पहले टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किया गया था किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरुआत किया गया था, इसे याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी वही है जो कि राज्य के हड़प नीति लागू किया था। लॉर्ड डलहौजी वही है जिसके शासनकाल में मुंबई से ठाणे के बीच में सबसे पहले 1953 में ट्रेन की शुरुआत की गई थी। और 1853 में, 1853 में, और 1853 में ही देखोगे कि आपको कोलकाता से आगरा के बीच में सबसे पहला टेलीग्राफ शुरुआत किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर डी हो जाएगा। कोलकाता से आप देखोगे, कोलकाता से राजधानी परिवर्तन कब किया गया था? तो 1912 में आपको दिल्ली राजधानी बना दिया गया था। कहां? दिल्ली बना दिया गया था। इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है। कोलकाता को क्या कहा जाता है? कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है, इसे भी याद रखिए। मुंबई को क्या कहा जाता है? भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? ये सिकंदर लोदी ने किया था। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, पुरंदर के संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ किया था? पुरंदर के संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ किया था? कोई चीटिंग नहीं करेगा। ठीक, हाँ, ब्लैक ब्यूटी नामक ट्रेन 34 किलोमीटर सबसे पहले शुरुआत हुआ था। बहुत अच्छा। सर हम कुछ नहीं चलाते, दीदी अपना फोन से फोन पर कर सकती है, प्लीज बताइए। सुमन कुमार, तुम्हारे ऐप होना चाहिए और उसमें कर सकती है। आज फुल मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हो चुका है। चलो, काफी लोग बोल रहे थे कि सर जी फुल मॉक टेस्ट में क्या सिर्फ फुल ही मॉक टेस्ट मिलेगा? नहीं,
साइंस की मैं पीडीएफ दूंगा वहां पर क्वेश्चन के साथ, जो उसमें थ्योरी इंक्लूड रहेगा पॉइंट वाइज, ठीक ना। पहले भी जो हुआ है आपको क्वेश्चन जो कराया गया है वो सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बार कोई भी हाल में एग्जाम में रिजल्ट फोड़ना है। पुरंदर के संधि बताओ, पुरंदर के संधि किसके किससे, औरंगजेब और शिवाजी के बीच में। तो औरंगजेब की तरफ से कौन गया था, औरंगजेब की तरफ से 1665 में आपको जयसिंह, राजा जयसिंह गए थे। और फिर देखोगे कि औरंगजेब ने शिवाजी को कहां कैद कर लेता है, आगरा के किला में, फिर छूटकर वो जाते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जयसिंह और शिवाजी के बीच में सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। सबसे पुरानी स्मृति का नाम बताना है, सबसे पुरानी स्मृति का नाम बताना है आप लोगों को, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, ठीक। तो सबसे पुरानी स्मृति का नाम बताइए, ये कौन हो जाएगा, तो ये मनुस्मृति हो जाएगा। कानून का पुस्तक मनुस्मृति जो हो जाएगा, ये सबसे पुरानी स्मृति में नाम आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, ए। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे। भारत में सोने के सिक्के, सोना जो होता है 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, तो सबसे शुद्ध सोना किसने जारी किया था, कुशाणों ने। शुद्ध पूछे यानी किस कुशाणों ने सबसे शुद्ध सोना जारी किया था। सबसे अधिक पूछे तो गुप्त लोग जो थे यानी गुप्त वंश ने सबसे अधिक सोना का सिक्का जारी किया था। और सबसे पहला सोना का सिक्का किसने जारी किया था, इंडो ग्रीक, यानी कि आपको आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंडो ग्रीक, ठीक। ये याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछता है। सतवाहन ने शीशे के सिक्का भी जारी किया था। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था। चीनी बौद्ध यात्री जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, हर्ष के साम्राज्य का दौरा किए थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन से चीनी यात्री आए थे, ये आपको बताना है। सभी लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन लगाइए, कोई बेईमानी नहीं, कोई चीटिंग नहीं। हाँ बहुत अच्छा, ये किए थे ह्वेन-सांग। ह्वेन-सांग जो थे, ह्वेन-सांग ने हर्षवर्धन के समय में आपको दौरा किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन है। जैन, अरे इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों को, साइंस का जितना मजबूत हो गया जिक्के उससे भी बेहतरीन कराने वाले हैं, चिंता मत करो। अभी ये जिक्के का तुम लोग क्या देख रहे हो, देखो क्या क्या तुम लोगों को मिलेगा, मैं अभी आप लोगों से बता दूं। एक साइंस का 50 क्वेश्चन का डेली सेट मिलेगा, ठीक। एक जिक्के का डेली आपको 50 क्वेश्चन का सेट मिलेगा, दूसरा, और एक तीसरा मिलेगा सब्जेक्ट वाइज, यानी सब्जेक्ट वाइज डेली 50 क्वेश्चन का मिलेगा। अब ये तीनों पहले स्टार्ट कर लेने दो, ठीक। यानी कल परसों से जिक्के भी इंक्लूड हो जाएगा, ये भी इंक्लूड हो जाएगा सब्जेक्ट वाइज। अब ये स्टार्ट होने के बाद एक चौथा सेट भी आएगा, लेकिन उसके बारे में मैं अभी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। वो चौथा सेट जो आएगा उसमें कौन सब्जेक्ट मुझे देखना है, क्या कराना है, ये सभी जानकारी मैं दूंगा, ठीक। पहले आप लोग ये तीनों सेट इंक्लूड हो जाने दो कल, ठीक। ये देखो पूछ रहा है जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे। पहले तीर्थंकर हो जाएंगे ऋषभदेव। जैन धर्म की स्थापना किसने किया था, ऋषभदेव। और 24वें जो वास्तविक तीर्थंकर हो जाएंगे, 24वें या वास्तविक तीर्थंकर हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, महावीर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, महावीर स्वामी। इसका याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है। 7वें देखो, कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी। कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी, किस गुरु को औरंगजेब ने फांसी दे दिया था, ये बताना है। सर यूट्यूब पर जो साइंस का पीडीएफ सेल है वो वाला पीडीएफ दे। और राहुल, यूट्यूब वाला आपको जो साइंस का पीडीएफ है वो आपको डाल दिया जाएगा, संविधान जो है वो भी डाल दिया जाएगा मास्टर वाला, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी पीडीएफ आपको इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक। आप लोग घरे बैठकर बस पढ़ते रहना, याद करते रहना, चिंता मत करियो, सब पीडीएफ मिलेगा। आगे चलते हैं, यहां पर देखो, ये देखो कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी। ये गुरु तेग बहादुर, जिनके बेटा कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। ये देखो 9वें गुरु थे, और औरंगजेब क्या कर दिया था, इनको फांसी पे दे दिया था। ये याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी। ये आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल का नाम बताना है। 1857 की क्रांति के समय के गवर्नर जनरल कौन थे, लगाइए क्वेश्चन। आज थोड़ा कम पढ़ाइएगा, खाना नहीं खाए हैं, एकदम रिजल्ट होगा स्वाति, चिंता मत करो, जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ लो। प्रेम कुमार, सर ज्योग्राफी का स्टार्ट कीजिए प्लीज, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। प्रेम कुमार यादव, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि ज्योग्राफी अंत तक आपका इतना मजबूत हो जाएगा कि आप दरोगा बीपीएससी का भी ज्योग्राफी ना छोड़ोगे, ठीक। यानी ज्योग्राफी का चिंता मत करो, हम पर छोड़ दो। ज्योग्राफी का अगला मास्टर वीडियो जो आने वाला है ज्योग्राफी का ही आने वाला है, यानी कि नास्तु नबूत इंडियन ज्योग्राफी हो जाएगा और एक बार में वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म। तो चिंता मत करो, सब चीज हो जाएगा। आप लोग कुछ समय है, हड़बड़ाओ मत, हमको हड़बड़ा दोगे, हम हड़बड़ाई में तुम लोगों को कम ही पढ़ा सकते हैं, बढ़िया से निश्चिंत होकर पढ़ाने दो, ठीक। लॉर्ड कैनिंग देखोगे 1857 की क्रांति जो हुआ था उस समय था, और कमल और चपाती इसका प्रतीक था। आरा से बाबू वीर कुंवर सिंह ने भूमिका निभाया था।
लाल डलहौजी इससे पहले था। लाल डलहौजी देखोगे 1800 माफ करना 1848 से लेके 1856 तक इसका कार्यकाल था और ये राज्य का हड़प नीति के लिए जाना जाता है। कौन? लॉर्ड डलहौजी। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी कहा था? ये निष्ठुर बर्बादी कहे थे जो 1 अगस्त को शुरुआत हुआ था। क्या? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरुआत हुआ था असहयोग आंदोलन। सो असहयोग आंदोलन में देखोगे कपड़ा जलाया जाना ये निष्ठुर बर्बादी कहे थे। ये कहे थे कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर कहे थे। कौन कहे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर कहे थे। इनको सबसे पहले 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। हमारे राष्ट्रीय गान यही लिखे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सुनार बांग्ला यही लिखे हैं। ठीक, अच्छे 50 वाला जीके में बिहारो जीके दें। चलो ठीक है, ये हुआ सुझाव, ये अच्छा सुझाव हुआ। ठीक, ये बढ़िया है, मेरे दिमाग से निकल गया था। जीके का भी 3 से 4 क्वेश्चन इंक्लूड रहेगा। अब क्या? जीके का भी 3 से मतलब बिहार का, माफ करना, बिहार का भी 3 से 4 क्वेश्चन इंक्लूड रहेगा। ये अच्छा सुझाव हुआ। देखो लड़का पकड़ा, बोला कि सर जी बिहार का भी दीजिए। सही बात है, मान लो बिहार का भी आ जाएगा तो ये क्या होने? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। रंजीत सिंह ने किस मिसल के संबंध रखते हैं? कौन से मिसल से संबंध रखते हैं रंजीत सिंह? ये बताना है। रंजीत सिंह जो है ये किस मिसल से संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक, बहुत अच्छा। वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा तो ऐप एप्लीकेशन वाले वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ठीक, कहां मिलेगा? तो आधे घंटे बाद मिल जाता है रिकॉर्डेड वाला सेशन में। रिकॉर्डेड वाला सेशन में जाना, मिल जाएगा, चिंता मत करो। ठीक, आधे घंटे बाद वहां पर अपडेट हो जाता है। सड़क नीति इधर से हम लोग 220 किए हैं, 220 होता है। अब पता नहीं आपके मोबाइल में कहां हो रहा है। रंजीत सिंह कौन से मिसल से थे? शुकर चकिया। आप देखो चुपचाप क्वेश्चन आप लोग लगाओ, लास्ट में मैं बात करूंगा, ये टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो शुकर चकिया मिसल से थे, इसका आंसर बी हो जाएगा। और प्लीज अब सीरियस हो जाओ, जो भी 2 घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी मैं पढ़ा रहा हूं 3 घंटे उसे पढ़ो प्लीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, रिजल्ट चाहते हो, सच में रिजल्ट चाहते हो तो सीरियस हो जाना। ठीक, आगे चलते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी कब होती है? सूरज तथा पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी कब होती है आपको बताना है। तो ये कब होती है? उपसौर को होती है। कब होती है भैया? कब होती है बताओ? उपसौर को होती है। उपसौर कब होगा भैया ये बताओ? 3 जनवरी को। कौन होगा भैया? उपसौर। कौन होगा? उपसौर। ठीक, उपसौर इसे कहा जाता है। ठीक, 3 जनवरी को जो पृथ्वी और सूरज नजदीक होती है। 4 जुलाई को क्या बोला जाता है भैया? अपसौर। क्या बोला जाता है? अपसौर बोला जाता है, जब सूरज और पृथ्वी की दूरी एकदम मैक्सिमम होगी। क्या होगी? ये मैक्सिमम होगी। ये क्या होगी? पृथ्वी और सूरज के बीच में मिनिमम होगी। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है? ये बताओ, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरण को अवशोषित करेगी? वायुमंडल देखो अलग अलग वायु से मिलकर बना हुआ है। इसमें 78% क्या पाया जाता है? तुम्हारे नाइट्रोजन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ठीक, फिर क्या पाया जाता है भैया? ये 20.94% क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन। क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक, ऑक्सीजन। ठीक, फिर देखोगे CO2। CO2 कितना पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। ऑर्गन कितना पाया जाता है? AR ऑर्गन पाया जाता है 0.93% पाया जाता है। ठीक, रेडोन हमारे जो वायुमंडल है उसमें नहीं पाया जाता है। तो इसके आंसर क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है ओजोन के बारे में। क्या है? ओजोन के बारे में, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। कहां पाया जाता है? ये समताप मंडल में पाया जाएगा। समताप मंडल में। इसका सबसे बड़ा दुश्मन क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 में हुआ था। इसलिए 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? ओजोन डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? ओजोन डे। और ये पराबैंगनी किरण को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। इसको किसमें मापते हैं? डॉप्सन में मापते हैं। किसके मापते हैं इसको? डॉप्सन में। ओजोन लेयर की मोटाई डॉप्सन में मापा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये देखो, गंगा सिंधु मैदान की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक? हलवा क्वेश्चन है। गंगा सिंधु जो मैदान होता है, ये नदी द्वारा जो मिट्टी लाया जाता है, ये नदी के निक्षेपों द्वारा जो लाया जाता है, ये कौन सा मिट्टी हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारी जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? खादर। खादर जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाएगा? नया जलोढ़ मिट्टी। क्या बोला जाएगा? नया जलोढ़ मिट्टी बोला जाएगा। ठीक, नया जलोढ़। और फिर होता है बांगर। बांगर ये क्या होगा? इसे बोला जाता है पुराना जलोढ़ मिट्टी। ठीक, ओल्ड वाला हो जाता है। ठीक, और सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाएगी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक, फिर पूछो रेगुर। रेगुर को क्या बोला जाता है?
काली मिट्टी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है। लेटराइट मिट्टी में क्या होगा, लेटराइट मिट्टी लाल होगा आपको। लेटराइट मिट्टी में हो जाएगा चाय, क्या होगा, चाय। क्या हो जाएगा, कॉफी, कॉफी हो जाएगा। ये सभी लेटराइट मिट्टी में होता है। ठीक, आगे चलते हैं। 14, आइसोबाथ रेखाएं का उपयोग दर्शाने के लिए किया जाता है। आइसोबाथ, बाथ मने क्या होता है, नहाना, बाथ मने नहाना। अरे अलख अलख कुमार, अलख अहमद मिलेगा भैया, अहमद मिलेगा, कहां चिंता कर रहे हो। दो आधे देखो, जो क्लास होता है ना एप्लीकेशन पर, वो कुछ देर बाद अपडेट होता है, यानी कि जैसे यूट्यूब पर अपलोड होता है वैसे ही अब इस पर भी रिकॉर्डेड सेशन में जाओगे तो देख लोगे, चिंता मत करियो, सब मिल जाएगा, चिंता मत करियो। सर मैं मॉक टेस्ट के लिए एप्लीकेशन में ज्वाइन गया था, लेकिन आज मेरा फोन में एप्लीकेशन नहीं चलता है, क्या करूं। हाँ चलता तो है, अब क्या करें, अब इसमें हम क्या बताएं। सर से जो साइंस और पॉलिटी का जो मैराथन हुआ है ना, दोनों का पीडीएफ निकाल लिए हैं और पढ़ते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा माही। चलो अब प्लीज, अब आप लोग, अब मैं नहीं देख पाऊंगा कमेंट, देखिए इतना क्वेश्चन है तो प्लीज समय लगेगा, तो बढ़िया से पढ़ाई करो। ठीक, आइसोबाथ, आइसोबाथ मैंने क्या होता है, नहाना। नहाने लोग कहां जाते हैं, तो पानी में डूब के, यानी कि क्या होता है इससे, आइसोबाथ मतलब डूबे को, मतलब कि गहराई में जाओगे नहाने के लिए, यानी ट्रिकली बता रहे हैं। यानी आइसोबाथ मतलब समान गहराई को मिलाने वाली रेखा होती है। आइसोबार मतलब समान वायुमंडलीय दाब को मिलाने वाली रेखा होती है। ये याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये गहराई, ठीक ना, समान गहराई की मिलाने वाली रेखा। 15 देख लो, अधिकतर भारतीयों का संबंध किस समूह से है। अधिकतर भारतीयों को कहा जाता है कि ये आर्यन है, आर्यन है, इंडो आर्यन जो आपको थ्योरी है, आर्यन है। सो आर्यन को कहा जाता है ये किसके, तो ये आ जाएंगे कॉक्साइड समूह के आ जाएंगे। कॉक्साइड समूह जो हो जाएंगे, जैसे कि यूरोपियन वाले होते हैं, ठीक, वो वाले समूह के अंतर्गत अधिकतर भारतीय, लगभग आपको देखोगे 78% के करीब भारतीय जो हो जाएंगे कॉक्साइड समूह के हो जाएंगे, कॉकेसाइड। ठीक, गुरुजी माफ कीजिएगा, बिना आपसे पूछ रहे हैं बोल रहा हूं कि 50 क्वेश्चन वाला एक और टेस्ट दीजिए जिसमें सिर्फ करेंट एंड हिंदी और इंपोर्टेंट इंग्लिश हो। हिंदी के लिए हम सोच रखे हैं, हिंदी के लिए सोच रखे, चिंता करने की जरूरत नहीं है चंदन, हिंदी के लिए सोच रखे। ठीक, बाकी इंग्लिश फुल मॉक टेस्ट में तो हो ही रहा है, जो भी हिंदी के लिए मैं सोच रखा हूं कि हिंदी के लिए क्या होगा, तो आप लोग को नोट्स मिल जाएगा और 10 सेट करा दूंगा हिंदी का, जिसमें एक सेट में आप देखिएगा 25 से 30 क्वेश्चन होगा। ठीक, इसका आपको 10 को सेट आप लोगों को करा दूंगा, जिससे क्या होगा, हिंदी आपका ग्रामर, हिंदी सामान्य हिंदी एकदम चौचक हो जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, चिंता मत करो। अरे हमसे भरसक जितना होगा वो मैं कराऊंगा, लास्ट चल रहा है, जितना हो सके कराऊंगा। ठीक ना, तंबाकू के सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तंबाकू में क्या पाया जाता है भैया, निकोटीन पाया जाता है। सबसे बड़ा उत्पादक कौन हो जाएगा भैया, चाइना हो जाएगा। सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, हम लोग के यहाँ कहां तंबाकू होता है, तो हम लोग यहाँ आंध्र प्रदेश में तंबाकू होता है। 17 देखो, किस देश को संसार की चीनी का कटोरा कहा जाएगा, किस देश को संसार की चीनी का कटोरा कहा जाएगा। इसका वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते घटते रहता है। ठीक ना, बहुत लोग क्यूबा लगाते हैं, लेकिन जहां जहां चीनी सबसे अधिक होगा उसे ही तो कटोरा कहा जाएगा। यानी अभी चीनी कहां पर ज्यादा होता है, कहां पर ज्यादा होगा, ब्राजील में होगा ना, तो ब्राजील को संसार की चीनी का कटोरा कहा जाएगा। पहले क्यूबा को कहा जाता था, क्योंकि क्यूबा में क्या होता था, ईख ज्यादा, यानी कि शुगर केन होता था और होता था। ठीक ना, अब क्या होता है, ब्राजील में शुगर ज्यादा होता है। जैसे कि हमारा जिला रोहतास को क्या कहा जाता है, बिहार के धान का कटोरा कहा जाएगा। ठीक ना, यानी ये सब क्वेश्चन आपसे पूछता है। आगे देखो 18, भारत की सर्वोच्च चोटी केटू किस श्रेणी में स्थित है। भारत की सर्वोच्च चोटी जो है केटू, ये किस श्रेणी में स्थित होती है, ये बताना है। ये भारत की सर्वोच्च चोटी है केटू, ये बात ध्यान में रखिएगा। पर ये काराकोरम श्रेणी का भाग है, क्या है, काराकोरम श्रेणी का भाग है। और कंचनजंगा का है, हिमालय का भाग है, जो कि सिक्किम में पड़ता है। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काराकोरम। और केटू कौन सा जगह पर है, पीओके में है। ठीक ना, ये याद रखिएगा। इसे आपको क्या बोला जाता है, हिमालय के रीढ़ या एशिया के रीढ़ बोला जाता है। किसको, आपको काराकोरम को, सबसे ऊपर वाली चोटी। चलो बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। तीस्ता किस मुख्य नदी के एक सहायक नदी है। तीस्ता किस नदी के एक सहायक नदी है, बताओ। तीस्ता किसकी एक सहायक नदी है, मुख्य नदी के सहायक नदी है। तीस्ता किसके एक मुख्य नदी के सहायक नदी है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि YouTube पर भी 3 सेट चले, जो कि आप लोगों का चैप्टर वाइज चले। ठीक ना,
तो उसे देखिएगा, वो मोबाइल से ही रिकॉर्ड होकर चलाया जाएगा क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है, और वो जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा एकदम ऑथेंटिक उसका पीडीएफ भी आप ही लोगों को मिलेगा। ठीक, मुख्य नदी जो है इसकी सहायक नदी बताना है। मुख्य नदी जो है इसके तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्र की हो जाएगी, सांगपो की हो जाएगी, सांगपो नदी की हो जाएगी। ये कौन सी? तो आपको तीस्ता, ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बांग्लादेश इंडिया के बीच में तीस्ता समझौता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा, एक तरफ सतपुड़ा पहाड़ है यानी कि नीचे की तरफ सतपुड़ा है और ऊपर की तरफ विंध्याचल है, और इसके बीच में अमरकंटक से बहती हुई नदी निकलती है। इसका नाम कौन सा है? नर्मदा नदी है। और जस्ट इससे सतपुड़ा के नीचे एक नदी निकलती है जिसका नाम है ताप्ती नदी। ये कहां जाकर गिर जाती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। कहां जाकर गिर जाएगी? बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, इसे भी याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्ट वैली से होकर गुजरने वाली जो नदी हो जाएगी नर्मदा नदी हो जाएगी, और ताप्ती नदी भी हो जाएंगी जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है। परद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो हो जाएगी गोदावरी, और भारत की सबसे लंबी नदी जो हो जाएगी गंगा, भारत की सबसे चौड़ी नदी जो हो जाएंगी ब्रह्मपुत्र, विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएंगी नील, विश्व की सबसे चौड़ी नदी हो जाएंगी अमेजन, ये भी याद रखिएगा। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी नदी हो जाएंगी। यांगसी नदी जो हो जाएगा ये देखोगे कहां पर बहता है बताओ? ओह, यांगसी नदी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का गठन किया गया था हमारे संविधान बनाने के लिए, किसके? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, जो कि 389 सीट निर्धारित किया गया था। लेकिन पाकिस्तान विभाजन हो गया, माउंटबेटन योजना के तहत अलग देश बन गया, बाल्कन प्लान जिसे कहा जाता है, तो 299 इसमें सदस्य बच गए, जो अंतिम रूप से 284 सदस्य संविधान के आपको क्या हुए थे? साइन किए थे। संविधान सभा में टोटल 15 महिला थी, इसे भी याद रखिएगा। टोटल अगर अधिवेशन पूछे इसका यानी तो 12 हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आपसे पूछे कि सबसे पहला अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक, और हाँ क्या हुआ था आप बताओ? इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, इसे भी याद रखिएगा। यानी कि संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। 12 देख लो, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा किसे कहा जाता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को कहा जाता है। ठीक, ये लगाइएगा। वाह राखी मोदी। गंगा नदी की लंबाई 25 किलोमीटर है और 445 किलोमीटर बहती है। कहां पर? ये बिहार में सबसे ज्यादा, और 99 किलोमीटर बहती है कहां पर? ये बताओ। अरे सबसे ज्यादा पटना में बहती है, फिर उसके बाद भागलपुर में बहती है, और ये 12 जिलों से यानी बक्सर से ये जो आरा है वहां से, बक्सर मतलब भोजपुर से ये भोजपुर से ये एंट्री मारती है। आगे देखो, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा आया था यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया था, ये क्या कहा जाता है? पीएन भगवती थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पीएन भगवती थे, इसे भी याद रखिएगा। पीआईएल जारी कर सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, ये याद रखिएगा, आर्टिकल 226 के तहत। 23 देखो, निम्नलिखित संविधान के अधिनियमों में से किस प्रकार के प्रावधान है कि केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद का कार्य क्रमशः लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या और राज्यसभा के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के यानी ओवरऑल घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन पूछना चाहता है। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन बलू हलवा है। ये पूछ रहा है कि आपको जो भी मंत्रिपरिषद का आकार होगा वो 15% से अधिक नहीं होगा, यानी सदन के सदस्यता के। ये स्वाति लिख रही है एप्लीकेशन पर कि हर कुछ चाइना में ही काय होता है। चाइना बड़ा देश है ना। हाँ, हमारे घर के पीछे से भी जाती है चंदन, ये लिख रहा है, क्या नाम है कर? आनंद सागर। बक्सर में। चलो आगे चलते हैं। बताओ, ये बताओ राज्य में मंत्रिपरिषद का कार्य जो होगा ये 15% से, या राज्य के विधानसभा के पूछ रहा है, विधानसभा के सदस्यों के, या अगर केंद्र में पूछे तो लोकसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकता। मंत्री जितना बनाए जाएंगे 15% से अधिक नहीं बनाए जाएंगे। 2003 में यह प्रावधान कर दिया गया था 91वें संविधान संशोधन द्वारा कर। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये हो जाएगा आंसर। ये देखो, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताना है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है। लोकसभा में मैक्सिमम संख्या 550 हो सकता है, लेकिन अभी जो चुनाव होता है 543 पर, ये क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान खत्म कर दिया गया है। ये कब खत्म किया गया बताओ?
कौन सा विधान संशोधन द्वारा खत्म किया गया, बताओ। आगे चलते हैं, ये बताओ, इसमें पूछ रहा है कि जीबी मलवंकर जो हो जाएंगे, यानी बी हो जाएगा, गणेश वासुदेव मलवंकर, ये जो हो जाएंगे लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अभी कौन है, ओम प्रकाश बिल्ला हैं, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं भैया, यहां से देखो क्वेश्चन 25 देख लो, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, यानी पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, ये आपको बताना है। ये लगाइए, क्वेश्चन आपके सामने है। चलो 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 चलो, दौड़ो दौड़ो। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, 6 माह के अंदर निर्वाचन कराना है। पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन, जितने बचा हुआ समय है उसके लिए, ये याद रखिएगा। और मात्र 6 ही महीना बचा रहेगा तो इसका जरूरी नहीं है निर्वाचन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। भारत में शून्य काल में संसद के हस्तक्षेप की प्रथा कब प्रारंभ की, शून्य काल में हस्तक्षेप की प्रथा कब प्रारंभ की गई थी भारत में, ये आपको बताना है। शून्य काल यानी 0 आवर की बात कर रहा है, ठीक, 0 आवर की बात कर रहा है। कौन, अरे तो अभी क्लास ले ही रहे हैं हम। उसको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक ना, जो प्रॉब्लम है, ठीक। चलिए, हाँ शुरुआत करते यहां से। हाँ हाँ, ये देखो, संसद के हस्तक्षेप की प्रथा, यानी कि जो शून्यकाल है ये भारत का ही देन है, शून्यकाल। और 0 भी खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने। ये प्रश्न काल के ठीक बाद होता है, 1 घंटे का काल होता है, जो जरूरी सब्जेक्ट होते हैं उसका डिस्कशन होता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1962 में हो जाएगा। यानी शून्यकाल संसद के हस्तक्षेप की प्रथा कब प्रारंभ हुई थी, ये 1962 में प्रारंभ हुई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भारत का खुद का ये चीज है। 27 देखो, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा है जो कि बच्चों के शोषण से संबंधित है, ये आपको बताना है। बच्चों के शोषण से संबंधित मौलिक अधिकार का कौन सा है, ठीक। पढ़ लो अमन, कौन फोन करता है हम तोरा बताएं हम तोरा कौन फोन करता है। चुपचाप क्वेश्चन लगाओ यहां पर, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। बच्चों के शोषण जो है, यानी कि जो 14 वर्ष से कम बच्चे उनको गलत कर खाना में नहीं लगाया जाएगा, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको 24 आर्टिकल, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 23 क्या कहता है भैया, 23 कहता है तुम्हारा बालक श्रम, यानी बलपूर्वक या बेगारी नहीं कराया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारे डी। क्या हो जाएगा आंसर, तुम्हारे डी आंसर हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 28 देख लो, केंद्र तथा राज्यों में विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वो कौन सा क्षेत्राधिकार कहलाता है। यानी केंद्र और राज्य के बीच में लड़ाई हो गया तो वो कौन होगा। आर्टिकल 24 देखो, आर्टिकल 24 क्या कहेगा, आर्टिकल 24 कहेगा बालक श्रम। बालक श्रम मैंने समझ रहे हो, आर्टिकल माफ करना नहीं, आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 24 में डिफरेंट देख लो। डिफरेंट ये चीज है कि आर्टिकल 24 कहेगा तुम्हारे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोई भी खतरनाक कारखाना में काम नहीं करा सकते हो। यानी ये 14 से देख लो, यहां पर 4 है, यहां पर मिला लेना। अब ये जो 23 कहेगा, ये कहेगा बालक श्रम, यानी बलपूर्वक बेगारी। यानी कहीं कहीं ना देखते हो कि किसी को पकड़कर काम कराया जाता है और उसको पैसा भी नहीं दिया जाता है, ठीक, बेगारी जो कहलाता है, ठीक, वो नहीं कराया जाएगा, बलपूर्वक श्रम। तो दोनों में बस यही अंतर है, ये दोनों शोषण है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है। ये देखो, केंद्र तथा राज्यों में विवाद अगर होता है तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किसके अंतर्गत आएगा, सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत, सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत, ठीक। लेसन वाइज क्लास कराइएगा जरूर, लेसन वाइज क्लास होगा यूट्यूब पर। आपको छोटा से 10 मिनट का हर एक चैप्टर से 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपको होगा।
ठीक। और ये आपका क्लास नया मैम कराएंगे, यानी कि वो अपने जगह से क्लास आपको कराने वाली हैं। आपको डेली 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। डेली 3 वीडियो अपलोड करेंगे 10-12 मिनट का, और वो जरूर देखना आप लोग। उससे क्या होगा कि आपका चैप्टर वाइज जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यहां से शुरुआत करते हैं। केंद्र तथा राज्यों के विवाद का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा? ये होगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में एक तरफ तुम्हारा राज्य हो जाएगा, एक तरफ केंद्र हो जाएगा। एक तरफ केंद्र कुछ और राज्य, एक तरफ कुछ और राज्य, दोनों लड़ेंगे तो वो किसके अंतर्गत जाएगा? वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? डी। तोते हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? तोतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। तोतीय हिंद कहा जाता है इन्हें। खड़ी बोली के आविष्कारक भी कहा जाता है। ठीक। तोरी का तुम लोगों को कंफ्यूजन होता है। अरे ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मतलब कि ये क्षेत्राधिकार सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास है। वो जाएगा, सबसे पहला जो जाएगा वो उसी के पास जाएगा। ठीक ना? हाँ, तो चलो, जैसे लड़ाई हो जाता है तो तुम छुड़ाने के लिए जाते हो ना, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार तुम्हारे घर में कौन है? बाबूजी। मारे तबड़ाक से एकदम काने सुना जाता है। वैसे ही क्या है, ये जो लड़ाई होगा ये कहां जाएगा? ये सुलझाएगा सुप्रीम कोर्ट ही ना, उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ठीक है, आगे चलो। तोते हिंद के उपनाम से जाने जाएंगे। तोते हिंद के नाम से जाने जाते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो देखोगे 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखे हैं। अमीर खुसरो देखोगे तोते हिंद कहे जाते हैं। अमीर खुसरो देखोगे खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं। अमीर खुसरो देखोगे मुहावरा, ये लोग कीतिया के जनक माने जाते हैं। अमीर खुसरो देखोगे ये कहे जाते हैं कि ये आपको तबला के आविष्कारक कहे जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो तोते हिंद के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखो क्वेश्चन 32। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो की नारा किसके द्वारा दिया गया था, यह बताना आप लोग। वेद जो है टोटल हमारा 4 वेद है, जिसमें सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग वेद है, और सबसे नया वेद है अथर्व वेद है, सबसे बड़ा वेद भी है ऋग वेद। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, यह आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन। वही दिए थे जो आर्य समाज की स्थापना किए थे। लगाइए क्वेश्चन, क्या हुआ? एक मिनट। सही तो चल रहा है। आवाज नहीं आ रहा क्या? ये वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को? सब दिखाई दे रहा है ना? चलो 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 चलो, क्या हुआ? एक मिनट रुको, एक मिनट, बस एक मिनट रुको। एक मिनट रुको, एक मिनट। चलो चलो, यहां से देखते हैं। वेदों की ओर लौटो नारा किसके द्वारा दिया गया था? वेदों की ओर लौटो नारा जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना है। ठीक, लगाइए। वेदों की ओर लौटो नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था तुम्हारे ब्रह्म, ये नहीं, ये आर्य समाज द्वारा दिया गया था। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य की संबंधित है? कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली है ये किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली है ये किस राज्य से संबंधित है? लगाइए क्वेश्चन। कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली है ये किस राज्य से संबंधित है? लगाना है आप लोगों को, क्वेश्चन लगाना है। लगाइए यहाँ पर।
तो कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली है यह संबंधित है तुम्हारे आंध्र प्रदेश से। किससे है? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से है। तमिलनाडु से भारतनाट्यम हो जाएगा, उड़ीसा से उड़िया हो जाएगा, केरल से कथकली या मोहिनीअट्टम हो जाएगा, कथक जो हो जाएगा उत्तरी भारत से हो जाएगा, सतरिया असम से हो जाएगा, ये याद रखिएगा, मणिपुरी मणिपुर से। इकेबाना किसका आपको जापानी स्वरूप है? इकेबाना जो जापानी स्वरूप है ये किसका है ये आपको बताना है। इकेबाना जो जापानी जो स्वरूप है ये किसका है ये लगाइए क्वेश्चन। इकेबाना किसका जापानी स्वरूप है लगाइए। ये है इकेबाना फूलों की सजावट से। किसका है? फूलों की सजावट से है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, फूलों की सजावट के स्वरूप है। इसका आंसर सी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 33। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी में जो रथ यात्रा निकाली जाती है ये किसके सम्मान में निकाली जाती है ये आपको बताना है। ठीक, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है लगाइए क्वेश्चन। हाँ, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। रेपो दर वह दर है जिस दर पर, यह बताना है, रेपो दर वह दर है जिस दर पर क्या होता है बताइए। रेपो दर वह दर है जिस दर पर क्या होगा लगाइए इसका आंसर। रेपो दर कौन से दर कहलाता है? जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को उधार देता है। जो दर पर जो अलग अलग बैंक रिजर्व बैंक से पैसा लेते हैं, ऋण लेते हैं, वही तो होता है रेपो रेट। और जो फिर देते हैं वो रिवर्स रेपो रेट होता है, यानी जो लेता है अपने पास वो रिवर्स रेपो रेट पर। किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? किसके द्वारा दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? यानी दीर्घकालीन मतलब ज्यादा समय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ये आपको बताना है। तो दीर्घकालीन वित्तीय सहायता आपको किसके द्वारा दिया गया? नाबार्ड द्वारा। और नाबार्ड की स्थापना हुआ था आपको 1982 में हुआ था। ठीक, इसे भी याद रखिएगा, 12 जुलाई 1982 को होना चाहिए। और इसका आंसर याद रखिएगा ये हो जाएगा ए। और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक बताना है कैसा बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक कैसा बैंक है लगाइए क्वेश्चन आंसर। बत्तीस। क्या माही तुमको 32 सही समझ में आया? अरे इके बाना इसमें का समझना है जी। इके बाना तुम्हारे यहां बोल दोगे कि चौथ हमको एकदम समझ में नहीं आया। अरे जैसे तुमको इके बाना कहा जाता है, फूल सजावट किया जाता है, ये आपको सजावट की विधि है। हर चीज समझ में जरूरी है। अरे कोई कहां के संस्कृति होता है वो चीज होता है, ये एकदम ना समझ में आया। अजीब इंसान हो तुम लोग भी। समझो ये कि कौन से फैक्ट है, कौन सा फैक्चुअल है, कहां कहां पर इस्तेमाल होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का क्या होता है? भारतीय रिजर्व बैंक दे रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक एक क्या है? केंद्रीय बैंक है। आपको देखोगे केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1935 में हुआ था, यंग हिल्टन आपको जो आयोग है उसकी सिफारिश पर। देश के सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? देश के सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक बताना है। देश के सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक का नाम बताना है। तो देश की सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक बताइए। ठीक, देश के सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक हो जाएगा एसबीआई हो जाएगा। और एसबीआई देखोगे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसे कहा जाता था 1921 में। अब इसे एसबीआई कहा जाता है। और इसका आपको देखो 1955 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, सी। आगे देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि के हिंदू दर पद किसने दिया था ये बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि के हिंदू दर यानी जीडीपी विकास को वृद्धि हिंदू दर के नाम से जाना जाता था उस समय, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये ऑप्शन पहले देख लो। ठीक, हाँ लगाओ अब। राजकृष्ण द्वारा दिया गया था। इनका फुल नाम नहीं है, शॉर्ट नाम ये दिया हुआ है। ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका सी हो जाएगा। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर किए जाते हैं? ओलंपिक जो खेल किए जाते हैं ये कितने वर्ष के अंतराल पर किए जाते हैं? ये देखोगे अभी ये जो ओलंपिक खेल हुआ था अभी टोक्यो में हुआ था फिलहाल, जिसमें 7 पदक इंडिया ने जीता था, 1 गोल्ड जीता था, 2 सिल्वर जीता था और 4 ब्रोंज जीता था। इसे भी याद रखिएगा। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40। विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। विश्व मजदूर दिवस जो मनाया जाता है ये आपको मनाया जाता है 1 मई को। क्या मनाया जाता है? आपको डी हो जाएगा इसके आंसर, 1 मई को मनाया जाता है। भारत के किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाएगा?
भारत की किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये बताना है। भारत के किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाएगा, ये कहा जाएगा सरोजनी नायडू को। किसको कहा जाएगा, सरोजनी नायडू को कहा जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा, डी। आगे चलते हैं, ये क्या थी, सरोजनी नायडू जो है, ये देखोगे 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन जब हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। ये कानपुर वाला अधिवेशन हुआ था, किसका वाला, कानपुर वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखो, भारत की पहली सावक फिल्म जो है, सावक फिल्म मतलब बोलती फिल्म, भारत की पहली सावक फिल्म मतलब सवाक, ये सवाक फिल्म मतलब कि बोलती फिल्म, ये कौन था, आलम आरा था। इसके निर्देशक कौन थे, आलम आरा के निर्देशक से आदर्श सिर ईरानी थे, ठीक ना। और आपको सबसे पहला फिल्म जो बना था वो राजा हरिश्चंद्र था, मुख्य फिल्म था। और उसके जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपको कौन, तो फाल्के जी हो जाएंगे, दादा साहेब फाल्के। लेखक नहीं, डायरेक्टर दादा साहेब फाल्के थे। 1913 में सबसे पहले बना था राजा हरिश्चंद्र। ये देखो, आगे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय का नाम बताना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ये जो है ये स्थित है बेंगलुरु में। इसकी स्थापना कब हुआ था भैया, 15 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था, 15 अगस्त को हुआ था, 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत में सबसे पहला जो लंबा, माफ करना, भारत का सबसे लंबा जो हो जाएगा ये हो जाएगा हुबली, जो कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है हुबली प्लेटफॉर्म जो है ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इससे पहले गोरखपुर था, अब हुबली हो चुका है। 44 के आंसर ए। क्वेश्चन 45, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्षता किए थे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ये स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, बिहार के सिवान जिला से आते थे, ये भी याद रखिएगा। आनंद मठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, जो आनंद मठ बुक है यहीं से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। सो आनंद मठ के लेखक जो है ये इसमें से बताना है कौन हो जाएंगे, तो आनंद मठ के लेखक हो जाएंगे ये हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। और रविन्द्रनाथ टैगोर कौन लेखक थे, ये आपको जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे राष्ट्रीय गान के लेखक हैं, ये भी याद रखिएगा, जिसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कहा जाता था राष्ट्रीय गान को। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 46 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 47, दशेज जो है, दशेज को सार्क बोला जाता है ना, दशेज को क्या बोला जाता है, सार्क बोला जाता है। दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक। तो ये 1800 नहीं 1985, माफ करना। अब देख लो 1800 1985 में अगर कुछ हो जाता है, मुंह से निकलता है, तो कंफ्यूजन ना होना चाहिए। 1985 में इसकी स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक। तो दशेज का मुख्यालय कहाँ पर पड़ेगा, बताओ कहाँ पर पड़ेगा, बहुत अच्छा, काठमांडू में पड़ेगा, बहुत अच्छा। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया, कौन से विदेशी नागरिक थे जिसे भारत रत्न सम्मान दिया गया। सबसे विदेशी नागरिक इनका नाम है, मतलब नाम नहीं है, विदेशी नागरिक थे, भारत रत्न इनको मिला था, ये बताना है कौन। तो ये थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला थे जो भारत रत्न पाए थे विदेशी नागरिकों में, ये थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। सबसे पहला जो विदेशी नागरिक थे वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिनको 1977 में आपको नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल नहीं, भारत रत्न। क्या बोलने के लिए क्या बोला जा रहा है बताओ। चलो क्वेश्चन 49, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, ये आपको बताना है। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता जो कहे गए थे ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो किनारा, जय हिंद, ये सभी सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ठीक, ये भी सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, ये आपको बताना है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो हुआ था 1813 में। देखोगे एक एक्ट आता है जिसमें 1 लाख रुपया आता है शिक्षा पर खर्च करने के लिए, लेकिन यहाँ पर लोग अपने में बात जाते हैं कि इंग्लिश वाला शिक्षा होगा या अपना भारत वाला। तो इसमें ये लॉर्ड मैकाले आता है और आपको कहता है कि ये जो कमेटी बनती है उसमें ये कहता है कि नहीं, वो पश्चिमी वाला शिक्षा ही काम चलेगा, यानी अंग्रेजी शिक्षा इंट्रोड्यूस करता है। और ये अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले को माना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, ये याद रखिएगा। चलो बताओ क्या होगा सही, स्कोर बताओ स्कोर बताओ, स्कोर बताओ।
खत्म। कितना स्कोर आ रहा है? क्वेश्चन ठीक है, ठाक है, लेवल अभी 38 ऑनेस्टली, पांडे जी, सुप्रिया यादव 42, पिंकी 39, माई लव यू वर्धन। चलो ठीक ठाक आ रहा है, स्कोर ठीक है ठाक है। मेहनत करते रहो, डेली आपको ये सेट मिलने वाला है। अब हम स्टार्ट करेंगे साइंस का, और आप लोग अपना साइंस का टेस्ट लगाइए, ठीक, क्योंकि समय बहुत कम है और उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है समय को। कौन सा मॉक टेस्ट आज साइंस वाला? छियालीस चंदन मंडल, अच्छा बात है, बहुत अच्छा, सही हुआ है आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे सब चीज आपको लेवल बढ़ जाएगा, और साइंस का जैसे ही 20 टेस्ट हो जाएगा, यानी जिस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा वही ना कराएंगे। अल्तुआ फलतुआ क्वेश्चन क्यों कराना जो पूछता ही नहीं है? फलतुआ दिमाग लगाने से क्या फायदा? आगे चलते, चलो ये देखो, ये साइंस का मॉक टेस्ट है, और साइंस के मॉक टेस्ट का ये देखोगे ये कौन सा है, तो ये मॉक टेस्ट 18 है। चलो इसको शुरुआत करते हैं। चलो हम मॉक टेस्ट साइंस का 18 देखेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से जल्दी से ये वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, रिवीजन भी कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम। यहां से आप देख सकते हैं कि साइंस का आपको मॉक टेस्ट 18 है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसे लगाइए। हाँ, पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसे लगाना है आप लोगों को कि किस रक्त समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूहों के रक्त को स्वीकार कर सकते हैं, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन से रक्त के समूह हैं, यानी सभी ब्लड ले सकते हैं, ये ले सकते हैं ए बी पॉजिटिव वाले, ए बी पॉजिटिव वाले सभी से ब्लड, सभी रक्त समूहों को रक्त स्वीकार कर सकते हैं, ए बी पॉजिटिव वाले कर सकते हैं। स्वरदाता किसे कहा जाता है? ओ नेगेटिव को स्वरदाता कहा जाता है, यानी ओ नेगेटिव सबको ब्लड दे सकते हैं। स्वर्गाही पूछ रहा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? सो जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताना है इसमें। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होगी, लगाइए इसमें। तो जल जो होता है H2O, इसमें घुलनशील विटामिन जो होता है बी और सी होता है, ये जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हो जाएगी? ए हो जाएगा, के हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्लस ई हो जाएगा। ठीक, ये जो हो जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन होता है, इसे भी याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताना है, ये क्या हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा। ठीक, हाँ, सुमन कुमारी दीदी के फोन से आप कर सकती हो। ठीक, बस आपका ऐप अपने मोबाइल में होना चाहिए, ठीक ना, उसमें उनका डाल देना, यूपीआई हो जाएगा। देख रहा, हड्डियों तथा दांतों का मुख्य घटक कौन है? हड्डी और दांतों में मुख्य घटक कौन है? हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक कौन सा है, ये आपको बताना है। तो हड्डी और दांतों में कैल्शियम फास्फोरेट पाया जाता है, यानी कैल्शियम हो जाएगा। यानी कैल्शियम की कमी से ही देखोगे हड्डी की बीमारी भी होती है, दांतों हड्डी में पाया जाता है। 4 देखो, रक्तचाप उच्चतम बिंदु तथा रक्तचाप के ऊपरी पठांग को क्या कहा जाएगा? ठीक, रक्तचाप जो होता है जिसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है, स्फेग्नोमेनोमीटर द्वारा इसे मापा जाता है। उच्चतम बिंदु जो होगा ये क्या होगा? 120 होगा, और निम्नतम जो होगा 80 होगा, एमएम में होगा, और एचजी होगा। ये जान जाओ, ये याद रखना। इसे आपको सिस्टोलिक बोला जाता है, और सिस्टोलिक को क्या कहा जाता है? प्रकुंचन कहा जाता है। प्रकुंचन उच्चतम बिंदु होता है, डायस्टोलिक जो होता है 80 होता है, और ये क्या होता है? अनुशीतलन दाब होता है, इसे भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताना है, क्या होगा? लगाइए क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो होता है, इसका आंसर हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट से सिर्फ जो होता है ये होता है, ये आपको CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछे तो। आगे चलते हैं। लाल रक्त कणिकाएं बनती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल।
आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। कितने होता है? 120 दिन होता है। और इसका कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को, यानी स्प्ली को कहा जाता है, स्प्लीन। और बनता है कहां पर? अस्थि मज्जा में बनता है। कहां पर बनता है? अस्थि मज्जा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा, बोन मैरो। आगे चलते हैं। प्रातःकाल काफी मात्रा में ओस का कारण क्या होता है? प्रातःकाल जब सुबह में देखते हो काफी मात्रा में ओस गिरता है, तो ओस के कारण क्या होता है यह बताना है। ओस के कारण इसलिए होगा भैया, ओस इसीलिए होगा क्योंकि शांत का होता है आसमान और शांत मौसम होता है। साफ आसमान होता है और शांत मौसम होता है। साफ आसमान, शांत मौसम, तो हवा चलेगा तो उड़िया ना जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। ये देखो, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, क्योंकि सूर्योदय या सूर्यास्त होगा उस समय सूरज लाल दिखाई देगा। इसका कारण क्या होगा? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूरज लाल दिखाई देगा, ये क्या होगा? अरे माही क्वेश्चन लगा लो, क्वेश्चन लगा लो। तुम लोग इसी आदत पर हमको गुस्सा आता है, इसी पर मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग क्वेश्चन लगा लो, तो अपने में ये शुरुआत हो जाते हो। आप फिर बोलते हैं तो सर जी दुख लग गया हमरे ये बात के लिए। पढ़ लो, बहुत कम समय बचा हुआ है, फिर बाद में बात करने के लिए बहुत समय मिलेगा। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय प्रकाश के प्रकीर्णन होता है, और प्रकीर्णन में प्रकाश क्या होता है? फैलता है, छितराता है। और लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी प्रकाश का किरणन ज्यादा होता है। लेकिन सूर्यास्त या सूर्यास्त के समय देखोगे बहुत दूर से आपको प्रकाश आता है। प्रकीर्णन तो कम होने के कारण आप देखोगे बहुत दूर तक जो प्रकाश पहुंच पाता है लाल, और बाकी देखोगे छितरा कर खत्म हो जाते हैं, इसी कारण लाल दिखाई देता है। इसका क्या हो जाएगा? प्रकाश के फैलने के कारण आपको इसका प्रकीर्णन हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, वाट प्रकट कर सकते हैं। वाट मतलब क्या होता है भैया? शक्ति का यूनिट होता है। वाट क्या होते हैं तुम्हारे? शक्ति का यूनिट होता है। और वाट बराबर क्या होता है भैया? वो होता है जूल बटा में सेकेंड। जूल बटा में सेकेंड होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। वाट को हम लोग शक्ति का मात्रक बोलते हैं, जूल बटा में सेकेंड हो जाएगा। 10 देखो, भोजन बनाने वाली गैस निम्नलिखित में से मिश्रण है। भोजन बनाने वाली गैस किसकी मिश्रण है आपको बताना है। तो भोजन बनाने वाली गैस जो मिश्रण होता है, ये लगाइए किसका मिश्रण होगा, लगाइए यहाँ पर क्वेश्चन। तो भोजन बनाने वाली गैस जो मिश्रण होता है ये होते हैं तुम्हारे ब्यूटेन और प्रोपेन को। क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, इसे भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर क्या हो जाएगा? ये ब्यूटेन और प्रोपेन, यानी ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। और सिगरेट वाले लाइटर में जो भरा जाता है वो ब्यूटेन भरा जाता है। सीएनजी वाला गैस जो होता है मीथेन होता है। मार्स गैस जो होता है मीथेन गैस होता है। आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़ झुकी हुई मालूम पड़ती है, या कोई भी चीज पानी में अगर डालो थोड़ा ऊपर उठा हुआ मालूम होगा, थोड़ा टेढ़ा दिखाई देगा, ये झिलमिलाते दिखाई देगा, तारे टिमटिमाते दिखाई देंगे। ये सभी क्या होते हैं? अपवर्तन के कारण होते हैं। किसके कारण? अपवर्तन। 11 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 12 देख लो। गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था? गैलीलियो जो थे ये किसका आविष्कार किए थे? गैलीलियो ने आपको किसका आविष्कार किया था? तो गैलीलियो ने आविष्कार किया था तुम्हारा दूरबीन यानी टेलीस्कोप का। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का आविष्कार किया था, जो एंटीबायोटिक था, ये भी याद रखिएगा। रेडियम की खोज जो किया गया था आपको मैडम क्यूरी द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, किरचॉफ के धारा नियम आधारित है। किरचॉफ के धारा नियम की जो आने वाली धारा है जो जाने वाली धारा है दोनों बराबर कट कर जीरो हो जाती है। ये आवेश या आपको द्रव्यमान, आवेश यहाँ पर देखो, आवेश या धारा का जो पहला नियम आता है, ठीक, इस पर पहला नियम है। दूसरे नियम के अंतर्गत जो आ जाता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत भी आ जाता है किरचॉफ का। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, ट्रांसफर का क्रोड बना होता है। तो ट्रांसफर का जो क्रोड बना होता है ये अस्थायी चुंबक का बना होता है, या कितना किसका बना होगा? ट्रांसफर का क्रोड ये सब अपने में लड़ाई करता रहता है ना जी। ट्रांसफर का क्रोड जो बना होता है ये नरम लोहा का बना होता है। किसका? नरम लोहा का बना होता है, इसे याद रखिएगा, नरम लोहे का बना होता है। और ये जो और अस्थायी चुंबक जो बना होता है वो भी नरम लोहे का बना होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन बताना है। ये जो नाभिकीय ईंधन है इसका नाम है थोरियम, जो केरल में सबसे ज्यादा मोनोजाइट बालू में है, थोरियम। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, थोरियम है। क्वार्टाइज किसके बना होता है? क्वार्ट्ज किसका बना होता है? क्वार्ट्ज जो बना होता है, क्वार्ट्ज ये किसका बना होता है? तो क्वार्ट्ज जो बना होता है SiO2 यानी कि किसका बना होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड का बना होता है, ठीक। क्वार्ट्ज क्या होते हैं? सिलिकॉन ऑक्साइड होते हैं, ठीक ना। इसका आंसर ए हो जाएगा।
कमरे का एयर कंडीशनर नियंत्रित करता है। जो कमरा होता है तुम्हारे रूम जो होता है उसमें एसी लगाते हो ना, एयर कंडीशनर, वो किसका नियंत्रित करेगा? कमरे का एयर कंडीशनर नियंत्रित होता है, किससे होगा भैया? ये आर्द्रता भी नियंत्रित करेगा, तापमान भी करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, आर्द्रता तापमान नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से मूल कण कौन सी नहीं है? मूल कण कौन सी नहीं है? मूल कण का नाम बताना है, कौन सा नहीं है? तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा मूल कण नहीं हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन भी मूल कण के अंतर्गत आएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखो, 1 सेकेंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल क्या होता है? 1 सेकेंड पेंडुलम का जो होता है समय का आवर्तकाल बताना है। लगाओ इसके आंसर, देखते हैं क्या आंसर लगाते हो। लगाओ आंसर। एक समय पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? मतलब 1 सेकेंड पेंडुलम का, सॉरी, 1 समय पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होगा? लगाओ क्वेश्चन नंबर 19। ये देखो गलती लगा रहा है रवि गुप्ता। हाँ, बड़ी मार मारी वो, पटक के जनता नहीं खाता भी। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस 1 सेकेंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है वो 2 सेकेंड होता है। टाइम पीरियड पूछ रहा है भैया, टाइम पीरियड। ये मान लो ऐसे कुछ बॉल है, ये सबसे पहले उधर जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा तो पहले इधर जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 मिनट, फिर इधर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 सेकंड यहाँ पर आने में, फिर यहाँ से जाकर यहाँ पर आने में 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड इधर, 1 सेकंड इधर। इसे ही तो सेकंड पेंडुलम कहा जाता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 सेकंड लगेगा इसके आंसर। आगे याद रखिएगा, तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है ये बताना है। बताओ फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होगा? जो फोटोग्राफी होता है उसमें किसका होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। घंटा बेल यानी घंटा जो धातु होती है, घंटा धातु, ये किसका बना होता है? जो बेल धातु होता है इसमें होता है तुम्हारा कॉपर और तुम्हारा होता है टीन। क्या होता है? कॉपर और टीन होता है। ये याद रखना, इससे मिलकर ही क्या बनता है? आपको घंटा धातु बनता है। घेंघा रोग किसके कमी के कारण होता है? जो घेंघा रोग बोला जाता है, यानी कि गलगंड रोग बोला जाता है, ग्वाइटर रोग बोला जाता है, ये किसके कारण? ठीक, किसके कारण होता है? घेंघा जो होता है ये कोहरा बढ़ जाता है थायराइड ग्रंथि, और ये होता है तुम्हारा आयोडीन की कमी के कारण। किसके कारण होता है? आयोडीन, इसलिए बोला जाता है आयोडीन नमक नमक खाओ। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी के कारण हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी। अस्कर्वी रोग किस निम्नता के कारण होता है? अस्कर्वी में देखोगे मसूड़े से खून आने लगती है, चमड़े जो है अंदर के फटने लगते हैं। ये जो अस्कर्वी रोग होता है ये अस्कॉर्बिक एसिड के कारण होता है, और इसका क्या नाम है? विटामिन सी है। विटामिन सी का प्रचुर मात्रा कहाँ मिलता है? आंवला में मिलता है। विटामिन ए का प्रचुर मात्रा कहाँ मिलेगा? वो गाजर में मिलेगा। विटामिन ए की कमी से कौन होगा? ये आपको रतौंधी हो सकता है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो सकता है। विटामिन डी, कैल्सीफिरोल, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ये सब बीमारी जो होता है ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तड़िक चालक का आविष्कारक किसने किया था? तड़िक चालक जो है इसका आविष्कार किसने किया था ये बताना है। तड़िक चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़िक चालक जो बनता है तांबा का बनता है, और ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका आविष्कार किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आविष्कार किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। जेल बेयर्ड ने टेलीविजन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी, एंटीबायोटिक की। और अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। वेग परिवर्तन के दर क्या कहलाएंगे? वेग यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा में टाइम, यानी ये हो जाता है तुम्हारा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का क्या होता है? तुम्हारा त्वरण होता है। यानी वेग परिवर्तन के दर क्या होगा? त्वरण होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ब्रोंकाइटिस रोग जो होता है, ब्रोंकाइटिस जो रोग होता है, देखोगे ब्रोंकाइटिस रोग में क्या होता है? ये प्रभावित तुम्हारा करता है, किसको करता है ब्रोंकाइटिस रोग? ये फेफड़ा को। किसको करता है? फेफड़ा को करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाएगा? बादलों की दिशा और गति को जो मापेगा यंत्र, ये क्या कहलाएगा? ये आपको बताना है। बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र जो कहलाएगा ये नेफोस्कोप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नेफोस्कोप होगा। बादलों को दिशा और गति को मापने वाला यंत्र। बारिश की मात्रा को जो मापेगा उसे रेनगेज कहा जाता है। ठीक ना। एनीमोमीटर जो मापता है, क्या मापता है? हवा की न गति। ठीक, आगे देखो इसके आंसर 27 का आंसर हो जाएगा ए।
विटामिन B12 में क्या होता है? विटामिन B12 जो होता है इसका नाम है साइनोकोबालिन, खून की कमी से होने पर दिया जाता है। और साइनोकोबालिन में जो पाया जाता है वो कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका बी हो जाएगा। वायुयान के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वायुयान यात्री मतलब कि हवाई जहाज की बात कर रहा है। हवाई जहाज वायुयान के भरने में क्या होगा? 24 का इंग्लिश मीनिंग बताइएगा। हद इंसान है माही, हमको ना समझ में आ रहा है। जब क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है तो तुम काहे पीछे से पूछ रहे हो? चलो, वायुयान के टायरों में भरने के लिए किसका प्रयोग होता है? हीलियम का भैया, अक्रिय गैस हीलियम का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन होगा तो आग लग जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहलाएगी? मनुष्य के शरीर में जो होता है खून जो होता है ये तरल संयोजी उत्तक होता है। 5 से 6 लीटर स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पाया जाएगा। इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है। एनीमिया होने के बाद फोलिक एसिड की गोली दिया जाता है, यानी कि विटामिन बी और 9 विटामिन B11 दिया जाता है। डायलिसिस जो होता है इसमें आपको क्या होता है? डायलिसिस शुद्धिकरण की प्रक्रिया होता है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो आयन बनाता है जिस पर आवेश रहता है। कोई परमाणु है एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? खोएगा यानी दान करेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। एक खो देगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और एक ले लेगा तो निगेटिव हो जाएगा। यदि किसी लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका दोलन काल क्या होगा? यदि किसी लोलक की लंबाई जो है 4 गुनी कर दी जाए तो उसका दोलन काल क्या होगा? टाइम पीरियड क्या होगा? सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ही होता है 2 पाई रूट में L/G होता है। और आपको यही 4 गुना कर रहा है, यानी 4 यहां पर लिखो तो 2 बाहर निकल कर आ जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा, यानी ये दुगुना हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान देखोगे प्रकाश ऊर्जा किसमें रूपांतरित होगी? प्रकाश ऊर्जा जो रूपांतरित हो जाती है ये रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। किसमें? ये रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। फोटोसिंथेसिस जो होता है यानी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो होता है। इसके आंसर बी हो जाएगा। व्यापारिक स्तर पर विभिन्न फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? व्यापारिक स्तर पर विभिन्न फलों का उत्पादन जो कहलाता है ये क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन। व्यापारिक स्तर पर फल का उत्पादन कहलाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी आपको किया जाता है ना, बागवानी में। वर्मी कल्चर में आप देखोगे केचुआ का किया जाता है ना, और विटिकल्चर में अंगूर का। तो ये हॉर्टिकल्चर जो होगा बागवानी, ये इसमें जो होगा फल का उत्पादन होता है। ठीक। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है NaOH, यानी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड जो होता है, इसे ही तो कास्टिक सोडा कहा जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कितनी न्यूनतम दूरी के किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर स्पष्ट दिखाई देगा? यानी आंख के देखने की सबसे न्यूनतम बिंदु कौन सी होती है? न्यूनतम बिंदु का नाम बताना है, यानी कि न्यूनतम बिंदु कितना होगी? ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। कैमरा में प्रयोग होता है, ये बताना है। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन दिखाते हैं तुम लोगों को। कैमरा में किसका प्रयोग होता है ये बताना है। सो कैमरा में प्रयोग होता है किसका? लगाइए क्वेश्चन यहाँ पर। कैमरा में प्रयोग होगा, लगाइए क्वेश्चन यहाँ पर। कैमरा में किसका प्रयोग होता है? तो कैमरा में प्रयोग होता है तुम्हारा उत्तल लेंस का। कैमरा में क्या प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का तरंगधर सबसे कम होता है? ये बताना है। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का तरंगधर सबसे कम होगा? क्वेश्चन लगाइए। प्रकाश का तरंगधर सबसे कम जो होगा ये बैगनी का होगा, सबसे अधिक लाल का होगा। लेकिन बेजना यानी कि ये नीला भी हो जाएगा, यानी बैगनी के बाद आपको क्या होता है? नीला होता है ना। तो ये याद रखिएगा, नीला का आपको बैगनी के जस्ट नीचे आपको होता है नीला। इसका भी आपको देखोगे तरंगधर कम होता है। यदि सबसे कम तो बैगनी का होगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा नीला का होगा, और लाल का सबसे अधिक तरंगधर होगा। तो 38 का आंसर बी हो जाएगा। वोल्टाइक जो सेल होता है इसका एनोड बना होता है, यानी जिसे वोल्टिक सेल कहा जाता है। वोल्टिक सेल में आपको जो एनोड बना होता है ये किसका बना होता है? वोल्टिक सेल से देखोगे रासायनिक से आपको विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो वोल्टिक सेल का किससे बना होता है? लगाओ क्वेश्चन। नहीं भीम कुमार, ध्यान से क्वेश्चन देखो, ध्यान से क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। ध्यान से क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है।
ये तुम्हारा प्राइमरी सेल नहीं दे रहा है, शुष्क सेल नहीं दे रहा है कि आंख मूंद कर तुम लोग लगा दोगे, ये वोल्टिक सेल दे रहा है। और वोल्टिक सेल में देखोगे एनोड बना होता है जस्ता का और कैथोड बना होता है तुम्हारा तांबा, ये माफ करना, एनोड बना होता है तांबा का, सॉरी तांबा का, और जस्ता का क्या बना होता है तुम्हारा कैथोड बना होता है। एनोड क्या होता है, प्लस होता है इसमें, ठीक ना, वोल्टिक सेल में। ये याद रखिएगा, वोल्टिक सेल जो होता है इसका हो जाएगा तांबा का, एनोड बना होता है, ठीक, और कैथोड जो बना होता है जस्ता का बना होता है। ये भी याद रखिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? जो जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं क्षय होने के बाद किसमें बदल जाते हैं, ठीक। अरे यही तो दिक्कत है। अरे देखो, दो प्रकार के सेल में ये जो आपको वोल्टिक सेल दे रहा था ना, वो देता है शुष्क सेल। शुष्क सेल में जो एनोड बने होते हैं वो आपको जस्ता के बने होते हैं। कैथोड जो होना आता है कार्बन या आपको ग्रेफाइट का बना होता है। ये वोल्टिक सेल है, ये याद ध्यान में रखना तुम लोग भी, ठीक ना। चलो ये लगाओ, समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ आपको जो है, समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ किस में बदल जाते हैं? सीसा में बदल जाते हैं। किसमें? सीसा में। क्योंकि सीसा से ऊपर जितना भी देखोगे जो होता है उसका नाभिक बड़ा हो जाता है, जिसको परमाणु है, और रेडियो एक्टिव यानी अल्फा बीटा गामा अपने नाभिक से निकलने लगता है, और फिर आपको अस्थायी जब होगा तो वो सीसा में बदल जाएगा। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? जंग लगेगा तो लोहे का भार क्या होगा, ये बताना है। जंग लगेगा तो लोहा का भार क्या होगा भैया? बढ़ जाएगा, ऑक्सीकरण होता है, इसलिए तो इस पर तांबा का एक परत चढ़ाया जाता है जिसे गुल्वनाइजेशन कहा जाता है, या ग्रीस भी लगाया जाता है कि इसमें जंग ना लगे। इसका आंसर 41 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से किसमें एथनोइक एसिड होता है? एथनोइक एसिड होता है, इसे बताना है। एथनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड को ही एथनोइक एसिड कहा जाता है, और ये सिरका में यानी सफेद सिरका में पाया जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इसे भी लगा लेना। आगे देखो, स्फेग्नोमैनोमीटर मापता है। स्फेग्नोमैनोमीटर जो होता है, मैनोमीटर ये मापता है, स्फेग्नोमीटर मैनोमीटर जो मापता है ये किससे मापता है? ठीक, मैनोमीटर क्या करता है? मैनोमीटर जो मापता है दाब मापता है, गैसीय दाब मापता है, ठीक। और स्फेग्मो मैनोमीटर क्या होगा? ये स्फेग्मो मैनोमीटर जुड़ जाएगा मैनोमीटर में, तो ये क्या होगा? तुम्हारा रक्तचाप को मापता है। क्या है? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को मापता है, ठीक ना, ये याद रखिएगा। और स्टेथोस्कोप द्वारा यानी कि आला द्वारा क्या होता है? हृदय की धड़कन की माप की जाती है। आगे चलते हैं। प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होगी, ये न्यूटन ने कौन से नियम में दिया था? प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी। नाव खेते हो, नाव खेते हो, वो भी हो जाएगा। नाव खेने पर ऐसे आपको, ये भी थर्ड लॉ होता है। आपको बॉल फेंकोगे लड़कर ऊपर से आ जाएगा उधर से, वो भी थर्ड लॉ ही होगा ना, ये हो जाएगा। आपको बंदूक चलाओगे पीछे की तरफ धक्का जो होता है, ये आपको थर्ड लॉ हो जाता है न्यूटन का, यानी क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया। ये देखो 45, समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है ये आपको बताना है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा? लगाइए क्वेश्चन। तो समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होगा ये कैसा होगा? ये काल्पनिक और आभासी, हमेशा कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है, यानी आभासी बनता है, ठीक नहीं, इसे याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? सजातीय ध्रुव यानी कि या तो प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? सो प्लस प्लस होंगे तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और आपको माइनस प्लस होंगे, अगर माइनस प्लस हो जाएगा तो ये क्या करेगा? आकर्षित करेगा। यानी सजातीय ध्रुव दे रहा है, यानी ये कहीं जात के, तो ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ये क्या करेंगे? एक दूसरे से रिपल्सिव होगा, यानी कि प्रतिकर्षित होंगे, आकर्षित नहीं होंगे। पर अब बताओ, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है धातु, इसका नाम बताना है। 37 का आंसर लगाओ। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में जो धातु रहेगा, हाँ कॉपी पर लगाओ एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो लगाओ, ये 47 लगाओ, हलवा क्वेश्चन। बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? पारा हो जाएगा। और यही पूछता धातु तो ब्रोमीन हो जाता है, ठीक ना। ये मतलब द्रव अवस्था में धातु पूछता कमरे के ताप पर तो ब्रोमीन, और धातु पूछ रहा है तो पारा हो जाएगा। पृक्तत्व के मात्रक कौन है? ठीक, पृक्तत्व के मात्रक बताना है। पृक्तत्व के मात्रक हेनरी है। क्या है? हेनरी है, ठीक। वेग को यदि दुगना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव करेगा? वेग जो है, वेलोसिटी जो है, इसको 2 भी कर दिया जाए, ठीक। यानी अब P बोल रहा है संवेग पर क्या होगा, तो संवेग के फॉर्मूला होता है mv, और यहां पर भी क्या हो जाएगा? भी दुगना हो जाएगा, यानी 2 भी हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? ये 2p हो जाएगा, यानी संवेग भी क्या हो जाएगा?
दुगुना हो जाएगा। ठीक, दुगुना होगा। यही गतिज ऊर्जा पूछता तो 4 गुना लगाते। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुगुना। लास्ट क्वेश्चन, निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा कागज पत्थर एक साथ गिराया जाए, लोहा कागज पत्थर एक साथ गिराया जाए तो क्या स्थिति बनती है? पृथ्वी पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा? निर्वात की स्थिति है भैया, निर्वात की स्थिति है तो इसमें कोई मतलब नहीं रखता, तीनों एक साथ पहुंचेंगे। विरोध करने के लिए कुछ है ना किया है। ठीक, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। घर्षण उर्षण नहीं होगा, ये तीनों एक साथ गिरेंगे। चलो 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 चलो, स्कोर बताओ, स्कोर बता दो। बहुत अच्छा स्कोर है। अविनाश 38 है, दिल 45, यीशु, उदय, बहुत अच्छा। माई लाइफ वर्दी सुमन 36, 4 13 50, माई लाइफ वर्दी 36, सुधीर 42, के विकास 35, गुरुजी बहुत अच्छा। राखी मोदी 44, बहुत अच्छा। कल्पना रानी 45, स्टडी मूड का डेंजर मूड का लडला 40, सुधीर कुमार 42, आलोक कुमार 43, हंसिका भारद्वाज 30, बहुत अच्छा स्कोर किए हैं। शिवा सेट्ठी बाबू 43 किए हैं, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन करते रहो, अच्छा स्कोर है। आनंद सागर 38 है, ऋतिक सिंह राजपूत 34 है, सीताराम 32 है, सूर्य कुमार यादव 27 है, बहुत अच्छा। पूजा क्वीन 32 है, चंदन मंडल 41 से हुआ, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत ना है। अमित कुमार 44 है, स्टार 45 है, सोनाली कुमारी 32 है, विक्की कुमार 40 है, विकास कुमार पाल 43 है, सुमित कुमार 42 है, विक्रम कुमार 30 है, संगीता कुमारी 30 है, विपिन कुमार 37 है, ओम सिंह दरभंगा 39 है, बहुत अच्छा है। सृष्टि 47 है, बहुत अच्छा है। भीम कुमार 32, चंदा कुमारी 33, सोनाली कुमारी 32, शोया कुमारी यादव 27, रूही कुमारी 25, चड़क नीति 42, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो ठीक है, अमोल कुमार 41, नीरज कुमार ऑफिशियल 45। सुबह से ही समझो कि हालत खराब हो गया है, 6 से 8 घंटा तो सिर्फ हम चल रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर। पैर लग रहा है कि फट जाएगा एकदम नीचे का, समझ रहे हो? हालत खराब हो रखा है। ठीक, लग रहा है फिट मार देगा इतना। फिर क्लास लेने की योजना बना रहे हैं। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। और 1 से 2 दिन में आपका और इंक्लूड हो जाएगा, यानी 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक, ये भी डेली बेसिस पर चलेगा, लेवल ठीक रहेगा, यही रहेगा। आपको 3-3 टेस्ट आपको देना है। बाकी मस्ती कीजिए, रिवीजन कीजिए, फिर मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।